हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं दो आर्टिकल डिस्कस करूंगा और इसको हॉलिस्टिकली हम डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी पॉइंट से अगर क्वेश्चन बने या फिर कोई भी आर्टिकल से क्वेश्चन बने तो किस तरीके से डिफरेंट डायमेंशन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें आंसर को लिखना होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो पूरा सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट बिफोर प्री एंड मेंस जो भी गाइडेंस होगा एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, प्लस आपको रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी इफ़ नीडेड। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, बैटल फॉर वेस्ट्स आइडेंटिटी इंटेंसिफाइज इन द यूएस एंड यूके। तो ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलरली जो एक आपका आइडेंटिटी का रिसर्जेंस होता है या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है जिसमें स्पेशली एक पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो अपने आइडेंटिटी को, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को लेके काफ़ी असर्टिव हो जाते हैं। तो ये असर्टिवनेस आने का वजह क्या है? जब एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा लीगल हो या इलीगल हो जो माइग्रेंट्स है वो अगर एंटर करते हैं तो उससे क्या होता है, जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनके अंदर एक फियर आ जाता है कि बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्फ्लक्स वेदर इट इज लीगल और इलीगल, वो क्या कर सकती है, जो लोकल कल्चर है, जो लोकल आइडेंटिटी है, जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल क्यूजिन है या फिर जो भी आपके कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको ऑल्टर करने की क्षमता जो है वो माइग्रेंट्स जो है वो रखते हैं। अगर माइग्रेंट आपका लोकल को आउट नंबर कर दे तो अभी ये जो इशू है आइडेंटिटी को लेके, ये हम जो आपके लाइक एशिया में, वेस्ट एशिया में जो इस्लामिक आइडेंटिटी लेके है या फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो असर्टिवनेस है उसको हम देखते हैं, या फिर साउथ एशिया में अगर आप कहें तो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो या फिर डिफरेंट अदर नेशन में जो असर्टिवनेस है वो देखा जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूज डेमोग्राफिक शिफ्ट, बिकॉज ऑफ लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स। स्पेशली अब भारत की बात करें तो भारत में काफ़ी ज़्यादा जो इलीगल इन्फ्लक्स है वो चाहे आपका बांग्लादेश से इन्फ्लक्स हो या फिर म्यांमार से हो या फिर आपके और डिफरेंट अदर रीजन लाइक श्रीलंका से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, या फिर पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो। तो उसके वजह से क्या है, जो लोकल पॉपुलेशन है उनको एक आपके फियर में जीना पड़ता है कि लोकल कल्चर जो है कहीं वो डाइल्यूट ना हो जाए, कहीं जो लोकल जो पॉलिटिकल क्लॉट है वो कहीं मिनिमाइज ना हो जाए। तो वैसा ही एक इशू वेस्ट में देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप यूएसए में देखें तो यूएसए जो है काफ़ी एक मल्टी कल्चरल नेशन है बिकॉज ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू यूएस बिकॉज ऑफ गुड पॉलिटिकल सिचुएशन और लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और आपके अट्रैक्टेड बाय वेस्टर्न कल्चर। तो उसमें अभी स्पेशली यूएसए या फिर यूरोपियन नेशन में भी देखें तो यूरोपियन नेशन में स्पेशली यूनाइटेड किंगडम हो या फिर फ्रांस हो, तो इनके अंदर एक असर्टिवनेस आ रहा है कि जो लोकल है वो धीरे धीरे आपकी आउट नंबर्ड हो रही है या फिर माइनॉरिटी में तब्दील हो रही है, जिससे उनके अंदर एक खतरा मंडरा रहा है। और इसी को लेके क्या है, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी इस जो इमोशन है उसको टैप कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में देखें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, या फिर H1B वीज़ा के ऊपर कर्टेलमेंट लगाना, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट रहती है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स उसके ऊपर उसको मिनिमाइज करना, फी हाइक करना। तो इस तरीके के जो चीज़ है ये देखी जा रही है। इसी के साथ जो आपके
यूरोपियन नेशन है या फिर यूएसए में है, यूएसए हो या फिर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे इमिग्रेंट्स है स्पेशली एशियन रीजन से, उनके ऊपर आए दिन अटैक देखने को मिलता है। हाल ही में जो आपका रेस्टोरेंट में शूटिंग का मामला हो या फिर किसी को बी हेड कर देना हो, ओके, या फिर गेट आउट ऑफ माय कंट्री जैसे स्लोगन लगाना हो बाय पर्टिकुलर पर्सन, तो ये सभी चीजें क्या दर्शा रही है कि एक जो चेंजिंग पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिनेरियो है ऑफ दिस वेस्टर्न नेशन, वो दर्शा रहा है। तो इसमें अभी हम क्या है, एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरीके से जो आपके वेस्टर्न नेशंस है उनके अंदर भी जो एक फियर साइकोसिस है ऑफ इमिग्रेशन वो देखने को मिल रहा है, जो एक असर्टिवनेस है टू रिस्टोर देयर आइडेंटिटी, देयर कल्चर, ओके, टू मेक इट डोमिनेंट, ये चीज देखने को मिल रहा है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ मास इमिग्रेशन इन दोज नेशंस। देन इकोनॉमिक जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि जो वाइट पॉपुलेशन है नेटिव, उनको जो अपॉर्चुनिटी है उसमें कर्टेलमेंट दिखाई दे पड़ रहा है। फिर जो अटैक ऑन दी ट्रेडिशनल फैमिली एंड क्रिश्चियन वैल्यूज, तो जो क्रिश्चियन वैल्यूज है या फिर जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज है ऑफ दोज नेशंस, लाइक अभी इंडिया में इंडिया का जो पुराना एंशिएंट वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर जब कोई आपका अटैक होता है या फिर उसका डाइल्यूशन होता है तो हमें एक चिंता रहती है कि हमारा जो वैल्यूज है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो लाइकवाइज वेस्टर्न नेशंस भी क्या है, इसको लेके चिंतित है कि उनका जो पुराना वैल्यूज है, अभी जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी का जो राइस है इन दोज नेशंस, वो इनको इसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो रिवर्सिव पॉलिसी है रिगार्डिंग एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी, वो हम देख सकते हैं। देन सेकुलरिज्म एंड मटेरियलिज्म, तो ये आपका जो ओवर सेक्युलरिज्म हुआ है बिकॉज ऑफ दोज नेशन, क्योंकि आप वेस्टर्न नेशन को देख सकते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट जो सेक्युलरिज्म है उसको प्रैक्टिस करते हैं। इवन जो समझ लीजिए कि मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो भी आपकी सेक्युलर वैल्यूज़ को ही उनको एडहेयर करना होगा। और एक मटेरियलिज्म कल्चर आ गया है। जब मटेरियलिज्म आता है तो उससे क्या होता है, आपका जो कल्चर है, जो एज ओल्ड कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसका डाइल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ मटेरियलिज्म। लोग सिर्फ मैटर के पीछे दौड़ते नजर आते हैं और उससे क्या होता है, एक जगह का आइडेंटिटी खत्म होने की कगार पे आ सकता है। तो ये चीजों को लेके क्या है, एक चिंता का विषय होके रखा है वेस्टर्न नेशन के बीच में। तो इसीलिए क्या है, अभी ये नेशंस जो है वेस्ट के नेशंस, अभी इसमें स्पेशली यूएसए यूके के बारे में कहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूएसए यूके में है, फ्रांस में भी है। इससे पहले भी मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक आपका आउटक्राई, एक रिसेंटमेंट देखने को मिल रहा है इन दोज वेस्टर्न नेशंस, एंड दे वांटेड टू रिवाइव देयर कल्चर, दे वांटेड टू रिवाइव देयर पास्ट ग्लोरी, दे वांटेड टू रिजर्व देयर जॉब्स फॉर देयर ओन पॉपुलेशन। तो ये जो चीज है देखने को मिली है इन दोज वेस्टर्न नेशन। तो इसमें एक आप डी ग्लोबलाइजेशन का जो मुद्दा है वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कि इमिग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि जब आपका पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, पीपल माइग्रेट नहीं करेंगे फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो वो एक क्या है, साइन एंड सिंबल है ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। तो वो देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अभी वेस्टर्न नेशंस जो अपने नॉर्म्स है, नए जो नॉर्म्स है, मल्टीकल्चरलिज्म हो, सेकुलरिज्म हो, मटेरियलिज्म हो, उसको री इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो पुराने वेस्टर्न नॉर्म्स है दैट कैन बी रीइस्टैब्लिश और उसको फिर से माना जा सके या फिर उसको लागू किया जा सके। तो बाकी अभी इसमें जो भी चीजें हैं आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न नेशन में जो अभी का जो आपका कल्चर है, मल्टीकल्चरलिज्म हो, सेकुलरिज्म हो, मटेरियलिज्म हो, वो आया कब से है? वो आया है एनलाइटनमेंट की वजह से। जो 16-17 सेंचुरी में जो रेनेसांस आया, मतलब रीबर्थ ऑफ लॉजिक, रीजन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंस्टीड ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट, तो उसके वजह से क्या है, आपका फ्रीडम हो, राइट्स हो, इंडिविजुअलिज्म हो, ये काफी बढ़ रही है इन वेस्टर्न नेशन, और वो जो वैल्यूज है वो दूसरे देशों को भी इम्पैक्ट कर रही है। तो जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जैसे कि सैमुअल पी हंटिंगटन साहब जो एक स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने कहा है कि एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखा जा रहा है बिटवीन टू और मोर सिविलाइजेशनल फोर्सेस।
तो ये जो एक असर्टिवनेस है, तो ये हमेशा हमारे जो आपके थर्ड वर्ल्ड नेशन है उसमें देखा जाता है, वो अभी फर्स्ट वर्ल्ड के नेशन में भी देखा जा रहा है। तो अभी कंटेम्परेरी एरा में देखें तो ग्लोबलाइजेशन एंड मास माइग्रेशन की वजह से जो टेंशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पहले जो था ना एक आपका स्लो पेस पे माइग्रेशन होता था, तो उससे क्या है, जो स्लो पेस में जब माइग्रेशन होगा, जो लोग जाएंगे दो चार जन, वो उस कल्चर में जाके एसिमिलेट हो जाएंगे, उस कल्चर को अल्टर नहीं करेंगे। लेकिन जब मास लेवल पे लोग मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, there is possibility, huge possibility that migrant population will alter local culture, custom, tradition, etc. तो ये चीजें क्या है, अभी एक आपका assertiveness देखने को मिल रहा है इन these वेस्टर्न नेशंस, तो वही चीज इसमें डिस्कस की गई है। तो इसमें बाकी जो की टर्म्स है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न वैल्यूज है, तो वेस्टर्न वैल्यूज का जो सर्जन्स है वो हम क्लासिकल ग्रीस से देख सकते हैं। जब हम एथेंस के बारे में पढ़ते हैं, स्पार्टा के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का सर्ज हुआ था, जस्टिस का आइडिया आया था, इन इन डिस्कशंस इट वाज डिस्कस्ड बाय स्कॉलर्स लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। फिर रोम के बारे में हम देख सकते हैं, रोमन एम्पायर हुआ करता था, क्रिश्चियनिटी उस समय पे आपकी पीक पे थी, और जो स्टेट था वो पैपल स्टेट था, कि आपके जो धार्मिक रीति नीति है उसके हिसाब से चलता था। एंड देन उसके बाद आपका एनलाइटनमेंट का समय आया। तो एनलाइटनमेंट से क्या हुआ, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि रीजन का डेवलपमेंट होना, इंडिविजुअलिज्म का डेवलपमेंट होना, स्केप्टिसिज्म आना टुवर्ड्स ट्रेडिशनल अथॉरिटी लाइक चर्च एंड मोनार्की, फिर मल्टीकल्चरलिज्म का डेवलपमेंट होना, कि जब आप इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म आएगा। तो इन नेशंस में अभी मल्टीकल्चरलिज्म इतना बढ़ा है कि लोकल कल्चर जो है वो भी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स में आ गया है। तो वो चीजें हम उसमें देख सकते हैं। तो इसमें अभी एक जो मुद्दा है, फिलोसॉफिकली देखें तो यूनिवर्सलिज्म एंड पर्टिकुलरिज्म के बीच में जो डिफरेंस है वो चीजें दिखाई पड़ रही है, कि यूनिवर्सलिज्म को अगर फॉलो करें तो पर्टिकुलर जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, उसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है, जो अभी देखने को मिल रहा है स्पेशली इन वेस्टर्न नेशन। कि अभी जो वेस्टर्न नेशन है उन्होंने ही आपके यूनिवर्सलिज्म को लाया, उन्होंने ही फंडामेंटल राइट्स हो, मल्टीकल्चरलिज्म हो, सेकुलरिज्म हो इन मॉडर्न सेंस। तो अभी उसी में उसी चीज को वो देश क्या करना चाह रहे हैं, रिवाइव करना चाह रहे हैं, कि आपका वो हमें नहीं चाहिए, पुराना जो आइडियोलॉजी है वो रिवाइव होना चाहिए। और जो नए आइडियोलॉजीज जिसका आपका आगमन हुआ था यूनिवर्सलिज्म का विथ रेनेसांस इन 16-17 सेंचुरी, उसको ये आपका ऑल्टर करना चाह रहे हैं विथ पर्टिकुलरिज्म, कि पर्टिकुलर कल्चर को ही स्थान मिलना चाहिए सबसे ऊपर। तो अभी इसमें और एक मुद्दा भी है कि कम्युनिटेरियनिज्म और लिबरल इंडिविजुअलिज्म, कि लिबरल इंडिविजुअलिज्म में ध्यान दे कि कम्युनिटेरियनिज्म में ध्यान दे। कम्युनिटेरियनिज्म का मतलब हो गया कि आपका पर्टिकुलरिज्म, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही आपका राइट्स जो है मिलना, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, जो अभी वेस्ट में देखा जा रहा है। और लिबरल इंडिविजुअलिज्म बात करता है यूनिवर्सलिज्म को, कि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से जी सकता है, उसको कम्युनिटी जो है वो बाधा नहीं दे सकती है उसके लिबर्टी में, उसके आवाजाही में। ओके, तो इसको अभी डिफरेंट डायमेंशन से आपको आंसर लिखना होगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ब्रिटेन फर्स्ट पॉलिसी। तो ब्रिटेन ने अभी क्या किया, ब्रेक्जिट किया, जो यूरोपियन यूनियन था उससे एग्जिट कर दिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में रहेंगे तो उससे क्या है, ब्रिटेन में आपका फ्री फ्लो ऑफ माइग्रेशन होता रहेगा अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज। तो वो चीज जो है ये नेशंस नहीं चाह रही है कि हमारे देश का जो सिविलाइजेशन है, हमारा कल्चर है, हमारा लैंग्वेज है, वो माइग्रेशन की वजह से ऑल्टर हो। और वही चीज क्या है, एक क्लैश को क्रिएट करता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशनल क्रैश बिटवीन डिफरेंट नेशंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आप अगर खुद से घर में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की किताबें, तो आपको एनसीईआरटी का इन चैप्टर्स को कवर करना है। हमने चैप्टर्स का नाम और कौन से चीज़ें आप पढ़ेंगे वो भी बताया है। ऐसे तो आप सभी पढ़िए, आपका 6 to 12 तक का एनसीईआरटी के बारे में कहा जाता है, तो उन्हीं सबको पढ़िए, तो आपको बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि आपको डिफरेंट और किताबें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एनसीईआरटी से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी।
फिर सिलेबस के किस हिस्से से लिंक हो रहा है, हर हिस्से से लिंक हो रहा है, 1 हो, जीएस पेपर 2, 3, 4 सभी से हम इसको लिंक करके देख सकते हैं। इवन जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं इन यूपीएससी उससे भी ये लिंक है कि एनलाइटनमेंट कैसे आया, इंपेरियलिज्म उसके बाद आया, फिर पोस्ट वार डेवलपमेंट्स क्या रही, वो सभी चीजें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बी अवेयर द प्रोमिसेस ऑफ पॉपुलिस्ट। तो जो अभी इसमें किसके बारे में हमें सतर्क होने के लिए बात कर रहा है ये आर्टिकल, स्पेशली जो पॉपुलिस्ट लीडर है या फिर जो डेमोक्रेटिक लीडर है, जो पीपल का जो सेंटीमेंट है उसको टैप करके जो आपके पावर में आए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिसरप्टिव पॉलिसीज को अपना सकते हैं, जिससे क्या है लॉन्ग टर्म में ओवरऑल नेशन को और इसके पीपल को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अभी अगर देखें जो पॉपुलिस्ट मेजर्स है, तो हम इसको अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबल लेवल पे आप अमेरिका को देख सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो ये क्या है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी है अमेरिका का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो इमोशन है अमेरिकन पॉपुलेशन का उसको टैप करना, और उसको टैप करके क्या करना, आपका जो सपोर्ट है उसको आपका गेन करना, टू रिटेन और टू रिटेन पावर और टू रिमेन इन पावर। तो किसी भी आप जगह पे देख लीजिए अक्रॉस द ग्लोब इन डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट पीपल्स इमोशन, और उस इमोशन को टैप करके क्या करते हैं, वो एक आपका पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि जिस वजह से गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, जिस प्रॉमिस के वजह से गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत के केस में देखें, तो अभी जैसे अमेरिका के केस में हमने ये बताया आपको कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। लाइकवाइज इन इंडिया टू, इन 1970s का दौर में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस नारा के बाद आप देख सकते हैं कि पीपल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पार्टी पावर में भी आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रॉमिस थी उसको 100% फुलफिल नहीं किया जा सका, क्योंकि जो आपका पॉवर्टी है उसको आपका एक इलेक्शन में या फिर एक टर्म में गवर्नमेंट कंप्लीट तरीके से वाइप आउट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, इस तरीके से प्रॉमिस करना जरूरी है कि एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ठीक किया जा सके कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में या फिर 20 ईयर्स में। उसके लिए क्या है, एक आपका विजन रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स लेंगी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो कोई भी पार्टीज हो अक्रॉस द ग्लोब, तो वो उससे क्या होगा, नेशन में नुकसान ही देखा जाएगा। क्योंकि पॉपुलिस्ट पॉलिसी जब लेती है गवर्नमेंट तो उसे फ्री भी बांटना पड़ता है लोगों को खुश रखने के लिए, अकाउंट में पैसे डालना या फिर आपके डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जो सामान है वो देना, ताकि पीपल का जो आपका समर्थन है वो गेन कर सके। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में क्या है, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का नहीं बढ़ाएगा, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वो नहीं बढ़ा पाएगा, और उससे क्या है, ह्यूज लॉस फेस करेंगे पीपल इन लॉन्ग रन। एजुकेशन अच्छा नहीं होगा जब पॉपुलिस्ट पॉलिसी लिया जाएगा, क्योंकि जो आपका रिसोर्स है, एनर्जी है, वो डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म गोल विदाउट एनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो इसीलिए पॉपुलिस्ट पॉलिसी को हमेशा ही क्रिटिसाइज ही किया जाता है। तो आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो ब्राज़ील हो या फिर यूएसए में हो या फिर आपके अर्जेंटीना में हो या फिर टर्की में हो या फिर अपने इंडिया का ही बात कर लीजिए, इंडिया का भी कहीं ना कहीं इसमें जिक्र किया है अबाउट इंडियाज कंडीशन इन पास्ट। ओके, तो इसीलिए क्या है, पॉपुलिस्ट पॉलिसी से पार्टीज को रेफ्रेन करना चाहिए और पीपल को भी समझना चाहिए कि पॉपुलिस्ट पॉलिसी के जरिए देश का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए फाउंडेशनल पॉलिसीज लेनी काफी जरूरी है। तो इसमें कहीं पे मेंशन होगा। ओके, तो ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी से क्या होता है, आपका मेजोरिटेरियनिज्म देखा जाता है कि एक मेजोरिटी नंबर ऑफ पॉपुलेशन सपोर्ट करती है, विल ऑफ द पीपल को गवर्नमेंट टैप करती है, और उसके बाद जब फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट है वो लूज करती है, फिर कोई अलग पार्टी आता है सेम तरह की प्रॉमिस को लेके, पीपल फिर भरोसा कर लेते हैं उस जैसे चीज़ों में। तो ये सभी चीज़ें आपकी एक टेंशन क्रिएट कर देती है। ओके, जो देश है उसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसीलिए कहा गया है कि पॉपुलिस्ट पॉलिसी की जगह
हमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है ताकि हर जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना है ताकि जो ग्रोथ है वो उसमें इंक्लूसिविटी रहे, कोई मेजोरिटी या फिर माइनॉरिटी को कोई अपीज ना करे, सभी का डेवलपमेंट हो, क्योंकि कंट्री बिलोंग्स टू एवरीवन। फिर गवर्नेंस में क्या करना है, गुड गवर्नेंस लाना है, करप्शंस को मिनिमाइज करना, क्रोमनी कैपिटलिज्म को मिनिमाइज करना, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म को मिनिमाइज करना, और सभी को इक्वल देखना और इम्पार्शियल तरीके से सभी का डेवलपमेंट को इंश्योर करना। उसमें हम टेक्नोलॉजी को भी टेक्नोलॉजी का लेवरेज ले सकते हैं। फिर मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना ताकि क्या हो, जो डेमोक्रेटिक लीडर है जो सिर्फ क्या है आपके रेटोरिक से, मतलब बातों की जादू से आपके पावर में आते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर पाते हैं, उसके बाद देश का जो आपका कंडीशन है वो ख़राब होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो वैसे चीज़ों से बचना है तो मीडिया ही है जो आपको सही गलत बताता है। तो उसके लिए पीपल के अंदर मीडिया लिटरेसी देना ज़रूरी है ताकि पीपल कैन फाइंड आउट क्रिटिकली what to believe and what not to believe, and to evaluate all the informations in a critical way, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, सभी चीज़ों को जाना जा सके, फेक न्यूज़ क्या है। और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी को लगाना ज़रूरी है, डेटा के जरिए, रिसर्च के जरिए, कि हम आज एक पर्टिकुलर पॉलिसी ले रहे हैं तो ये 10 साल 20 साल 50 साल के बाद देश को कौन सी जगह पे पहुंचा देगा। तो उस तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेनी ज़रूरी है। री एंगेज करना है विथ मल्टीलैटरलिज्म। तो इसे मल्टीलैटरलिज्म से क्या समझा रहा है कि हमें कोऑपरेशन करना है, फोस्टर करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को टू टेकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, लाइक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक इंश्योरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के टॉपिक जो है काफ़ी चर्चे में रहती है और यही एग्जाम में आ सकती है किसी भी तरीके से। इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।